की। मैं समाज की बात नहीं करना चाहूँगी। सो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो मेरा रूटीन है वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के साथ में स्टार्ट हुआ है, तो सोचा कि आज के दिन थोड़ी सी ब्लॉगिंग की जाए आप लोगों के लिए। सो बेसिकली आज मुझे पूरे दिन भर में 2 जगह विज़िट करनी है, 2 अलग अलग जगह विज़िट करनी है। पहले मुझे जाना है 30 हज़ारी कोर्ट, वहाँ पर मेरे कुछ मैटर्स हैं। सो फर्स्टली मैं वहाँ पर हैंडल करूँगी। देन उसके बाद में मुझे जाना है एसीपी के ऑफिस रोहिणी। देन वहाँ पर एक बेल है, तो वहाँ पर उसके बाद में मैं विज़िट करूँगी। तो मैं आप लोगों के लिए जितना कवर अप कर पाऊँगी मैं उतना कवर अप करूँगी, बट कोर्ट के अंदर क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं होता तो मैं वहाँ की प्रोसीडिंग आपको नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। बट ट्रैवलिंग के दौरान और आउटर कोर्ट मैं कवर अप कर सकती हूँ, सो मैं वो कवर अप करूँगी। तो चलिए जल्दी से अपने आगे के सफ़र में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। ओके, तो अब मैं निकल चुकी हूँ 30 हज़ारी कोर्ट के लिए, अपने सफ़र के लिए। तो मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 8:45 हो चुके हैं और मुझे 10 बजे से पहले कोर्ट पहुँचना है। तो देखिए मेरी स्कूटी तैयार है। एक्चुअली मुझे ड्राइविंग करने से ज़्यादा राइडिंग करना अच्छा लगता है, और दिल्ली में तो 2 व्हीलर इज़ द बेस्ट व्हीकल जिसके थ्रू आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। तो देखिए अभी दिल्ली के रोड बिना ट्रैफिक के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ना तो मेरे साथ में कोई है और ना ही मेरे पास में पूरे इक्विपमेंट हैं शूटिंग करने के लिए। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया क्योंकि मैं 30 हज़ारी के अंदर एंटर कर चुकी हूँ। तो मैं जल्दी से तैयार होकर बस मैं कोर्ट में पहुँची और अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे तो अभी जस्ट आपको बैठने में थोड़ा सा टाइम है, तो चलिए मैं जल्दी से अपने मैटर्स को फिनिश करके आपको मिलती हूँ। तो मैंने जल्दी से अपना कोर्ट का काम ख़त्म कर लिया है एंड इट्स टाइम टू मेट्रो जर्नी। सो वेट करते करते मेरी मेट्रो भी आ गई है। मैं रोहिणी के लिए रिठाला वाली मैंने मेट्रो ली है। मुझे रोहिणी वेस्ट स्टेशन पे जाना है। देन उसके बाद में मेरी जर्नी आगे की स्टार्ट होगी बिकॉज़ मैंने बताया था एससीएम कोर्ट जाना है। मैंने अपनी आगे की जर्नी के लिए ई रिक्शा लिया मेट्रो में से उतरने के बाद में। और दिल्ली की रोड्स के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जाम लग रहा था, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टेंशन में हूँ बहुत ज़्यादा बिकॉज़ मुझे 1:30 यहाँ पे अराउंड हो चुका था और मुझे 2 बजे तक एससीएम कोर्ट पहुँचना था। जो मेरी अपीयरेंस थी वो 2 बजे थी। सो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बट मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बस वेट करना था। और मेरे चेहरे पर टेंशन आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर वेदर की बात करें, दिल्ली का जो वेदर है इस टाइम काफ़ी अच्छा हो चुका है। धूप होने के बाद भी यहाँ पर मतलब मज़ा आ रहा था ट्रैवलिंग करने में। और बोलते हैं कि दिल्ली की रोड्स अच्छी नहीं है, बट यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए। अगर मेरी थोड़ी सी टेंशन मुझे नहीं होती तो मैं बहुत मज़ा करती यहाँ पर, बट ठीक है, काम तो काम ही है। तो चलिए ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाली हूँ। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ, यानी कि रोहिणी एससीएम कोर्ट। देखिए बाहर सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी का अगर कोई एक्यूज़ आना है उससे मीटिंग के लिए या फिर उसकी बेल के लिए यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आज मैं जिसकी बेल के लिए यहाँ पर आई हूँ, जो एक्यूज़ अरेस्ट है वो 107 एंड 151 सीआरपीसी के अंडर अरेस्ट किया गया है। यानी कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन की थी मारा पीटी की, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। और जो मेरा क्लाइंट है और जो एक्यूज़ है वो 3 दिन से जेल के अंदर बंद है। तो चलिए जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करके आप लोगों से जल्दी से मिलती हूँ। सो फाइनली मैंने बेल करा दी है और मेरा एक्यूज़ आज लगभग 9 बजे तक जेल से बाहर आ जाएगा। तो अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत खुशी मिलती है जब आप अपने काम में सक्सेस होते हैं। सो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं प्रॉपर्ली शूट नहीं कर पाई। मैंने एससीएम कोर्ट से ई रिक्शा लिया और जल्दी से अपनी मेट्रो पकड़ ली। सो आज मेरे साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअली जब मैं ई रिक्शा में बैठी हुई थी अपनी मेट्रो स्टेशन पे आने के लिए, तब 2 जन यानी कि एक मदर और एक डॉटर मेरे पास में आकर बैठी ई रिक्शा के अंदर। सो जो डॉटर थी वो उसकी लाइक थोड़ी सी एक्टिविटी अलग थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो जो भी उनकी मदर थी वो मेरे जस्ट सामने आके बैठी और जो डॉटर थी वो जस्ट मेरे साइड में आके बैठी।
तो मदर जो थी उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा जो आपके साइड में बैठी हैं वो एडवोकेट हैं। देन उनकी बेटी ने पूछा कि मम्मा आपको कैसे पता, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो मेरे साइड में बैठी हैं वो एक एडवोकेट हैं। देन उनकी मदर ने बोला कि मुझे प्रॉपर यूनिफॉर्म से इनकी और ब्लैक कोट से पता लग रहा है कि एक एडवोकेट है। सो वैसे भी मैं उनकी बेटी के बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछना चाहा और मैंने उनसे पूछा what's wrong with you and why didn't you identify me as like your mother? And she said yes I have a problem, मैं completely blind हूँ, मैं देख नहीं सकती। तो ये सुनने के बाद 2 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। देन आई सेड सॉरी बट मुझे नहीं पता था। तो मैंने स्टिल उनसे पूछा कि ये सब कुछ आपका जन्म से था या फिर किसी एक्सीडेंट के दौरान ऐसा हुआ, बिकॉज़ आप नहीं लगते, आँखों में आप देखकर नहीं पता लग रहा था कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं या उनको दिखाई नहीं देता, बट उनके रिएक्शंस थोड़े से वियर्ड थे। देन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, किसी मेडिकल इशू के कारण उनके साथ में ऐसा हुआ, पहले उनका विज़न कम हुआ, देन धीरे धीरे उनका विज़न जो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बट स्टिल वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत मतलब उनका जो नेचर था बहुत जॉली नेचर था। और समटाइम ना लोगों के पास में सारे सेंसेस होने के बाद और सारे बॉडी पार्ट्स होने के बावजूद भी वो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं अपनी लाइफ से, बट ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था उनको देखकर। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे मेरा नंबर भी लिया, बट डेफिनेटली, और शी सेड कि वो डेफिनेटली मुझे कॉल करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरी कभी वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। तो देखिए, और बहुत सारे इंस्पिरेशन ऐसे ही मिल जाते हैं लाइफ में। और मैं बस 30,000 भी पहुंच गई हूँ। सो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी लगभग 5 सवा 5 बजे के आसपास का टाइम है, और देखिए अंधेरा भी हो चुका है। मैंने बस जल्दी से अपनी स्कूटी उठाई और मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। चलिए मैं घर पहुँचकर आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो टू ऑल, अभी 6:15 हो रहा है ऑलमोस्ट, और मैं अभी कोर्ट से आ रही हूँ। सो देखिए, कभी कभी वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अभी देखिए, मैं सुबह लगभग 9 बजे निकली थी और अभी मुझे घर में आते आते 6:15 हो गया है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, तब बात करते हैं। सो फाइनली आज बहुत ज़्यादा थकावट भरे दिन के बाद मैं आज अपने घर पर हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज जो 30,000 मुझे 2 जगह विज़िट करना था। एक 30,000 और एक मुझे SCM कोर्ट में विज़िट करना था, जो कि रोहिणी के अंदर है। मतलब रोहिणी के अंदर नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग SCM कोर्ट होते हैं। मुझे बेसिकली आज रोहिणी जाना था। तो अगर मैं 30,000 की बात करती हूँ तो 30,000 में मेरे 2 मैटर लगे हुए थे। एक 125 का और एक जो था वो 138 का था। अब 138 के बारे में भी नॉर्मली सब लोगों को पता ही होगा कि 138 चेक बाउंसिंग का केस है, और जो 125 है वो मेंटेनेंस का केस होता है। सो दोनों ही मेरे मैटर लगे हुए थे। 125 में मुझे स्टेटमेंट करानी थी, तो क्योंकि अंदर हमें फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो इसीलिए कोर्ट के अंदर हम लोग फ़ोन तो यूज़ कर सकते हैं, बट साइलेंट मोड पे। यानी समटाइम्स आपके मैसेज आते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक कर सकते हैं, बट हम वहाँ पर किसी भी तरीके की शूटिंग नहीं कर सकते, कोर्ट की प्रोसीडिंग को कैप्चर नहीं कर सकते कैमरे के अंदर। सो इसीलिए कोर्ट के अंदर का कोई भी मैं शूट नहीं कर पाई, ऐसा मैंने आपसे पहले बताया भी था। सो अगर हम SCM की बात करते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यानी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं, और लाइक ये जुडिशल बॉडी से बिल्कुल अलग होती है। सो एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशल बॉडी में अपनी किसी और वीडियो में डीपली इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अपने आप में भी बहुत अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो मैं अभी इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकती इन टॉपिक्स के साथ में। सो अगर मैं फिर से बात करना चाहूँगी अगर अपने 30,000 के मैटर पे, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि 138 के केस में तो मेरे डेट लग गई थी, एंड सेकेंडली मतलब डेट मिली उसमें मेरी अपीयरेंस होने के बाद में। और जो 125 का जो केस था उसमें एक्चुअली स्टेटमेंट्स हुए, आगे डिवोर्स होगा दोनों में। सो लाइक समटाइम्स है ना यार, हम लोगों को है ना, मतलब शादी टूटती है किसी की तो दुख हम लोगों को भी होता है। सो देखिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों की जितनी कोशिश आप कर सकते हैं शादी बचाने की, उतनी कोशिश कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारी लाइफ इस चीज़ में अफेक्ट होती हैं, और जो आपको पहली शादी में जितनी रिस्पेक्ट मिल सकती है वो आपको कभी भी दूसरी शादी में नहीं मिल सकती।
अगर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना सेकंड मैरिज के बारे में, तो सेकंड मैरिज हमेशा लाइक मोर सेक्रीफाइसिंग होती है फर्स्ट मैरिज के कंपैरिजन में। तो अगर आपको सेक्रीफाइस करना ही है और ज़्यादा करना है तो वो फर्स्ट शादी में क्यों नहीं, क्यों आप एक या दो लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करके दूसरी शादी में एंटर करना चाहते हैं, जबकि अल्टीमेटली होना वही है, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। बट देखिए, अगर हम लोग अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं, मैं किसी और का नहीं बोलना चाहूँगी, बट अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करती हूँ, हम जो कोर्ट के अंदर देखते हैं, बेसिकली 90% जो भी डिस्प्यूट होता है वो फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है, हस्बैंड वाइफ का कम होता है। लाइक अगर लड़की जो है वो अपने इन लॉज से ज़्यादा परेशान है या इन लॉज की बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम क्लश करती है लाइक बहू के साथ में, सो देखिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सेटल डाउन कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन कपल से जो कि अपनी फैमिलीज़ को इंटरफेरेंस करने का अपनी शादी में राइट्स देते हैं अपने पेरेंट्स को, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या फिर लड़की की तरफ से। ये आप लोगों की लाइफ है, प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट इतने मेच्योर हैं, तभी तो आप लोगों ने शादी की है, तो आप लोग अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकते हैं। तो क्यों लड़की अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती है अपनी मैरिड लाइफ में, और क्यों लड़का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लेता है अपने पेरेंट्स का और अपनी फैमिली का कि उसकी जो मैरिड है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, तलाक। देखिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसके साथ में हमने 30 साल 35 साल 25 साल गुजारे हैं तो एटलीस्ट हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बट कहीं ना कहीं अगर आपकी वाइफ के साथ में उनके टर्म्स अच्छे नहीं हो रहे हैं और आपके साथ में मतलब हस्बैंड वाइफ के टर्म्स अच्छे हैं, सो प्लीज़ अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जिन लोगों के साथ में आप 30 साल 35 साल काट के आए हैं, आपका डिवोर्स होगा, उनके ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी लाइफ उस चीज़ से इतनी इफेक्ट नहीं होगी जितनी कि आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की लाइफ अफेक्ट करेगी। क्योंकि देखिए, आपके पेरेंट्स के और भी बच्चे हैं और भी लाइक वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। तो ऐसा एक बीच का आप पुल बनाने की कोशिश कीजिए, रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए अपने वाइफ और अपने पेरेंट्स के बीच में। बट प्लीज़ अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़के, कोई भी डिवोर्स का एक फ़ैसला मत लीजिए। बहुत सारी लाइफ अफेक्ट करती हैं इस सारी चीज़ों से, बच्चे की मेंटेलिटी बहुत इफेक्ट करती है इससे। सो प्लीज़ मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा आप लोग। आप इस मैटर को सॉल्व आउट कर सकते हैं, कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि सॉल्व आउट नहीं किया जा सके, बट उसे डिवोर्स की सिचुएशन तक मत पहुंचाइए। बिकॉज आपके साथ में जो 30 साल 35 साल गुजारने वाली है, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोच कर देखिए। जहाँ पे गुंजाइश हो प्लीज़ उसको सेटल डाउन कर, जहाँ पे देखिए थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है आपकी मैरिड लाइफ को बचाने की, तो प्लीज़ उसको बचाइए। और देखिए, अगर सच में अगर हम लोग है ना, समटाइम्स हम जजेस से भी सुनते हैं और हम लोग आपस में वकील भी बात करते हैं, अगर शायद शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ को अकेले मतलब लाइक थोड़ा सा उनको टाइम दे दिया जाए, तो ये एक छोटा सा कदम जो है, और जो फैमिली का इंटरफेरेंस है अगर वो बहुत हद तक कम हो जाए, तो हमारे जो इंडिया है या हमारी कंट्री है उससे बहुत हद तक ये डिवोर्स केसेस और मैट्रिमोनियल केसेस ख़त्म किए जा सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में है ना, क्रिमिनल केसेस से ज़्यादा है ना मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में आ रहे हैं। और अगर कंक्लूसिवली देखा जाए ना, तो 2-3 चीज़ें होती हैं जो हर एक केस के पीछे होती है। लाइक एक तो सबसे पहले ईगो, कभी तो कहीं तो ईगो लड़के में बहुत ज़्यादा होती है, कहीं लड़की में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उससे भी ऊपर बात करें तो इनकी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा ईगो होती है। और लड़के वाले की फैमिली की ईगो तो इतनी होती है कि रिश्ता टूटे तो टूट जाए, बट वो अपनी ईगो को हर्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो लड़के वाले हैं। तो प्लीज़ इस तरीके की अपनी ईगो को साइड में रखिए आप लोग। प्लीज़ किसी का घर मत तोड़िए, ना तोड़वाइए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपनी फैमिलीज़ में अच्छे से रह पाएँ, सेटल्ड हो पाएँ। और ये डिवोर्स केसेस को प्लीज़ यार थोड़ा सा है ना, एंड प्लीज़ यार कोर्ट की मैं समाज की बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज समाज तो किसी का नहीं होता। तो प्लीज़ कोर्ट की थोड़ी हेल्प कीजिए ये डिवोर्स मैटर्स कम करने के लिए। और अगेन मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए, थोड़े से एफ़र्ट्स लगाइए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आपको एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी शादी में, टूटने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि थोड़े से एफ़र्ट्स लगा लीजिए उसमें। तो चलिए, होपफुली आपको आज का जो व्लॉग है, आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपको अच्छा लगे तो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोगों को बहुत सारा प्यार और बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।